हेलो दोस्तों। तो आज थोड़ा टाइम की कमी है, तो उस वजह से खाना बनाते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो मैं जापान में हूँ और बस आज एक बात शेयर करनी है। ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी तो ज़रूरी है शेयर करना। जब मैं जापान में आया था आज से 4-5 महीने पहले, मतलब जुलाई में, तो ऑब्वियसली जो सोशल मीडिया की जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो चेंज होती हैं, तो मुझे वहाँ के कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं या वहाँ के एड्स और वो सब चीज़ें। तो सबसे पहले चीज़ जो मेरे साथ हुई वो ये हुई कि मुझे जो इंडियंस हैं यहाँ पे, जो यूट्यूबर्स हैं, उनके कंटेंट के सजेशंस आने लगे और रील्स भी उनकी, जिनके यूट्यूब पे उनकी रील्स आने लगी और इंस्टाग्राम पे उनका सजेशंस आने लगे फॉलो करने के लिए। और जिनके पब्लिक अकाउंट थे तो उनकी तो रील्स भी मुझे शो होती थी इंस्टाग्राम पे। तो उसमें से ही एक कंटेंट जो मुझे सबसे पहले दिखा, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो इंसान अच्छा नहीं है या जो भी है, और नाम तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं एलिगेशन लगा सकूँ या फिर मैं कुछ बता सकूँ उस इंसान के बारे में। और आई रियली लाइक हिम। मैं उसका कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, मैं देखता हूँ। इसलिए तो मैं बिल्कुल नहीं देखता कि मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ें मुझे, क्योंकि वो बेसिकली व्लॉग्स बनाता है और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाता है, तो वहाँ के बारे में बताना, जापान के बारे में बताना। तो जो मुझे चीज़ पसंद नहीं है वो ये है कंपैरिजन। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कंपैरिजन, और किसी को होना भी नहीं चाहिए कंपैरिजन पसंद, खासकर जब अपनी बात हो, अपने देश की बात हो। तो इनिशियली जो मुझे यहाँ पे आके जो कंटेंट मुझे देखने के लिए मिला उसका, वो था कि कंपैरिजन कर ही, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा था अपनी वीडियो में इंडिया की और जापान की। और कंपैरिजन, हमें सबको पता है कि जापान कहाँ स्टैंड करता है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। तो वो बात नहीं है। कंडीशन सिर्फ ये है कि जो कमियां होती हैं हमारे अंदर, अगर हम अपने देश को अपना एक परिवार मानते हैं, अगर हमारे परिवार में कोई कमी है तो हम पड़ोसी के यहाँ जाके उसका ढिंढोरा नहीं पीटते और हम बिल्कुल नहीं बताते। इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को अपने घर में सॉल्व करते हैं। वो कैसे भी, वो चाहे फाइनेंशियली सॉल्व करनी पड़े या डिसीजन लेके सॉल्व करनी पड़े या कुछ भी करनी पड़े, तो हमें उस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। हम ये नहीं करते कि पड़ोस में जाके हम ये बता दें कि हमारे पिताजी इस तरीके से कर रहे हैं, हमारी माताजी ऐसे कर रही है, मेरी बहन ये है, मेरा भाई इस तरीके से कर रहा है, तो ये बहुत गलत है। और हम ये चीज़ें नहीं करते। तो सबसे पहले जो मेरा डिससेटिस्फेक्शन है, ये जितने भी सोशल मीडिया पे जो ट्रैवलर्स हैं या फिर जो एनआरआईज हैं जो वीडियोस बनाते हैं और उसमें उनके व्यूज शायद इसी बात पे आ रहे हैं कि वो अपने देश की कितनी चीज़ें गलत बता के और जिस देश में वो रह रहे हैं उसमें बहुत अच्छी बता के व्यूज ले लें। क्योंकि इंडिया में भी बहुत बड़ा ऐसा तबका है, ऐसे लोग हैं जो इंडिया की बुराई सुनना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये इंटेलेक्चुअल किस तरीके से हैं ये, या किस तरीके से ये बहुत अच्छे हैं, या इन्हें बहुत इस तरीके से कैसे फील होता है ऑनर्ड कि अपने देश के बारे में कुछ भी गलत बोल के उससे व्यूज ले। देखो बहुत ऑब्वियस भी है कि हम जहाँ पे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब, ये एक यूएस प्लेटफॉर्म है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस है। हम जब भी अपने देश के बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो प्रमोट होगा, वो गारंटेड प्रमोट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे व्यूज मिल जाएं, और क्योंकि गलत, मेरे देश के बारे में अगर मैं गलत बोल रहा हूं और उससे बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इस वजह से मुझे पैसा मिल रहा है व्यूज पे, या लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं पता है किस तरीके के लोग हैं। और ऐसे लोगों को मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ही ऐसा कंटेंट लाइक करते हैं। मतलब मे बी उन्हें शायद देश से इतना कोई वो है नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत है। तो ऐसे 2-3 चैनल मुझे सजेस्ट हुए और मैंने उनके कंटेंट देखे। तो
कुछ तो बहुत अच्छे थे, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कोई कंपैरिजन इंडिया के साथ इस तरीके से नहीं कर रखा था, लेकिन हाँ उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से बता रखी थी कि जापान में ये चीज होती है और हम इसको इस तरीके से अपने देश में यूज कर सकते हैं, और इट इज अल्टीमेट। और एक समझदारी भी यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके परिवार में, आपके देश में, तो बहुत ऐसे है कि या तो तुम उसे वहां पे जाके सॉल्व करो। ये सॉल्यूशन बताने से सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं होता है। वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो सॉल्यूशन बताने के लिए हैं, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि आपके सॉल्यूशन बताने से पहले क्या उन एनालिस्ट्स ने या उन पॉलिसी मेकर्स ने या जो इंप्लीमेंट करते हैं उन्होंने उनके ऊपर काम नहीं किया होगा? ऑब्वियस सी बात है, किया होगा। ठीक है, हमारी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अपने देश में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के लिए इस तरीके से नहीं है ना कि हम बाहर देश में जाके, अगर हमें ये प्रिविलेज मिला है हमारे माँ बाप की वजह से या हमारे खुद की वजह से या जो भी है, हमें वो प्रिविलेज मिला है कि हम वहाँ पे जाके काम कर सकें और चीज़ों को अपने लिए बेहतर कर सकें, अपने परिवार के लिए बेहतर कर सकें, तो हम अपने देश को भूल जाएं या अपने देश के बारे में हम कुछ उल्टा सीधा बोल के बस व्यूज के लिए वो करते रहे। तो मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने का या आप लोगों से बात करने का, वो सिर्फ इतना है कि मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं अपने देश से निकल के एक दूसरे देश में जाऊं, तो मुझे उस प्रिविलेज को इस तरीके से यूज करना है कि मेरे देश के बारे में लोग जाने और बहुत अच्छा जाने, मैं किस तरीके से अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे वो लोग जाने। जो वीडियो उन्होंने डाली थी और जो वीडियो के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ सबसे पहले, वो ये था कि वो रोड्स के बारे में बात कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि मेडिकल फैसिलिटीज कितनी अच्छी हैं या ये हैं। तो इनिशियली क्योंकि मुझे एक डेढ़ हफ्ता ही हुआ था उस टाइम आए हुए, तो मुझे लगा कि यार होंगी ये सब चीजें अच्छी, हम एक डेवलप्ड देश में हैं तो ये चीजें अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पे 4 महीने बिताने के बाद मैं आपको एक श्योरिटी देता हूं और एक रियलिटी चेक करवा देता हूं कि यहां पे रोडों में गड्ढे होते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में 10 गड्ढे होते हैं तो यहां पे भी 5 से 6 गड्ढे हैं रोडों में। ऐसा नहीं है कि यहां पे रोडों में गड्ढे नहीं है और रोड बहुत स्मूथ है, यहां पे भी बम्प्स आते हैं। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। उन्होंने बहुत ग्लोरीफाई किया था कि 70% गवर्नमेंट देती है यहाँ पे और आप अपनी सैलरी में से कटवाते हैं उसको और आपको उसका बेनिफिट मिलता है एंड ऑल, मतलब बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं, जो 30% आपको देना पड़ता है ना, वो 30% इंडिया से कई गुना ज्यादा है। और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं, जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही बता रहा हूं। तो अगर आपको यहाँ पे 30% भी देना पड़ रहा है तो वो इंडिया से बहुत ज्यादा है। बात सिर्फ यही नहीं है कि बहुत ज्यादा है, एक और बात है कि अगर आपको आज बुखार है तो इंडिया में आपको आज ही ट्रीटमेंट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर आपको आज बुखार है ना, तो आपको पहली बात तो आज ही ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस कि आप ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो। दूसरा, अगर आपको अभी ट्रीटमेंट मिल भी गया तो आपको इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको ऑब्वियस सी बात है खर्चा ज्यादा जाने वाला है। जिसमें आपको 30% ही देना है, वो 30% इंडिया से कई गुना ज्यादा है। मैं दुगने की बात ही नहीं कर रहा, कई गुना ज्यादा है। अगर इंडिया में एक कंसल्टिंग फीस 1200 और 1500 रुपए है, तो यहां पे वही कंसल्टिंग फीस आपको 30% में जो देनी है वो एटलीस्ट इंडियन रुपीज के हिसाब से 4 से 5 हजार रुपए पड़ेगी। ठीक है, ये बात उन्होंने नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि 30% आपको देना होता है। तो 30% सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि सिर्फ 30% देना है। सेकेंड थिंग, जिस हिसाब से इंडिया में रोड बनते हैं, ठीक है, यहां पे जो रोड बनते हैं, मैं जहां पे रह रहा हूं ओकिनावा में, यहां पे 1 किलोमीटर रोड, जब से मैं आया हूं 4 महीने से, वो 1 किलोमीटर रोड, सिर्फ 1 किलोमीटर का वो पैच है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, और उस पर काम डेली चलता है, डेली रात में उस पर काम चलता है। ऐसा नहीं है कि उस पर काम नहीं चल रहा है, उस पर काम डेली चलता है। तो वो 1 किलोमीटर का पैच कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, इंडिया में कितने लाख बुराइयां हैं, कुछ भी है, लेकिन ऐसा डिले तो नहीं होता है इस तरीके से कि सिर्फ 1 किलोमीटर का पैच तुम्हें बनाना है। और वो भी, और ऐसा भी नहीं है डिस्प्यूटेड है। अगर ऐसा कुछ है कि भाई यहाँ पे स्टेट का कुछ इश्यू आ रहा है कि स्टेट के बीच का
डिस्प्यूट है कि हमारे अंडर अंडर ये रोड नहीं आती। ये ओकिनावा बिल्कुल अलग आइलैंड है, यहाँ पे अलग गवर्नमेंट वो करती है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स होते हैं वैसे यहाँ पे परफेक्चर्स होते हैं, तो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरीके का, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 1 किलोमीटर का वो रोड नहीं बन पाया यहाँ पे आज तक 4 महीनों में। मेडिकल का मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। ठीक है, हाँ, एजुकेशन सिस्टम आप बेट नहीं कर सकते किसी हालत में। एजुकेशन सिस्टम तो अल्टीमेट है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, जैसे बोलते हैं ना बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, वो आप बेट नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस एजुकेशन सिस्टम की तो बात ही नहीं की थी उन्होंने इस वीडियो अपनी वीडियो में। उन्होंने जिसकी बात करी थी वो जो मेन चीज थी मैं बता चुका हूँ। उन्होंने बात करी थी मेडिकल सर्विसेज की, कि बहुत अच्छी मेडिकल सर्विसेज हैं, ये है वो है, तो वो मैं आपको रियलिटी बता चुका हूँ। अगर आपको यकीन है तो अच्छी बात है, और सच बताऊं तो अगर यकीन नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जापान, बहुत पसंद है। ठीक है, अगर मेरी डेस्टिनी मुझे चाहती है कि मैं यहीं पे रहूं तो मैं प्रेफर करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि मुझे फॉरेन में ही कहीं शिफ्ट होना है या वहीं पे रहना है, कहीं काम करना है, तो मैं जापान को चुनूंगा पूरी तरीके से। लेकिन जो सच है वो सच है। इस तरीके से अपने ही देश को गलत बता देना या अपने ही देश को बुरी तरीके से इस तरीके से बता देना कि भाई अपने देश में कुछ नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है यहाँ का, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पानी नहीं भरता रोडों पे, यहाँ पे पानी भरता है। जैसे हमारे इंडिया में पानी भरता है और बारिश के 1-2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद पानी पूरा निकल जाता है या जो भी होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह ही हमारे यहाँ पानी भरता है। कुछ स्पेसिफिक जगह हैं जहाँ पे भरता है, गुड़गांव जैसी जगह है। ठीक है, और वो गुड़गांव में पानी भरना ये कोई गवर्नमेंट का या उसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये इशू है सही तरीके से प्लानिंग नहीं की। और ये सबको पता है, ये जितने भी ज्ञानी लोग हैं उनको भी पता है कि वो इतनी जल्दी में प्लान किया गया सिटी है गुड़गांव, जिस तरीके से वो बनाया गया है, कि प्रॉब्लम आई है उसमें। क्यों नोएडा का एग्जांपल नहीं देते? नोएडा में तो नहीं भरता ऐसे पानी, मतलब बारिश जिस टाइम हो रही है अगर उस टाइम पानी भर रहा है तो ठीक है, क्योंकि इतनी शायद कैपेसिटी नहीं है ड्रेनेज सिस्टम की वो पूरा पानी निकाल सके। लेकिन बारिश होने के 1-1.5 घंटे में सारा पानी गायब हो जाता है, कोई नहीं बताता उस चीज को। ऐसा गाजियाबाद में भी कहीं पानी नहीं भरता है। ठीक है, तो वो चीजें बताओ ना, छोटे छोटे शहर हैं उनमें पानी नहीं भरता है, उनमें ड्रेनेज सिस्टम ठीक ठाक है, निकल जाता है पानी, तो उनके बारे में बता दो। इतने मतलब वही चीजें क्यों उठानी है जिन पे नेगेटिव है या जहाँ पे सर्विसेज ठीक ठाक नहीं है, ड्यू टू एनी रीजन। क्योंकि इंडिया में डिस्प्यूट बहुत है, गवर्नमेंट में डिस्प्यूट है आपस में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये कैसे भूल जाते हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं होती है भाई। जिस देश से आप आए हैं, आप जो इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं, जब आप उस देश में थे ना तो आप भी वही काम कर रहे थे जो वहां पे अभी लोग कर रहे हैं। बस आपको प्रिविलेज मिला अच्छे देश में आने का, जहां पे अच्छी सर्विसेज हैं, और वहां पे अच्छी सर्विस लेके आपको क्योंकि बिहेव वैसे ही करना पड़ेगा ना। क्योंकि ये जापान के बारे में कूड़े के बारे में कि आपको डस्टबिन नहीं मिलेंगे, आपको कूड़ा बहुत अच्छे तरीके से रखना है हर जगह, ये बात बहुत फेमस है जापान की। तो आप ये बताइए ना कि अगर आपने कूड़ा इधर उधर कर दिया है, गलत तरीके से वो कर दिया, तो फाइन है बहुत तगड़ा। क्योंकि अगर फाइन नहीं होता तो आप इतनी जल्दी नहीं सीखते। आप इसलिए सीख जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सीधा 50-60 हजार येन फाइन लग जाएगा, तो आप सीख रहे हैं इस चीज को, है ना। दूसरी बात, मेडिकल, ठीक है आप शायद बहुत अच्छा कमा रहे होंगे तो आपको मेडिकल उस चीज का फर्क नहीं पड़ता कि आप 30% दे देंगे और ये वो। लेकिन आप इंडिया में देखिए ना, 100-200 रुपए 300 रुपए में अगर किसी को बुखार हो गया है तो उसका इलाज हो जाता है, चाहे वो झोला छाप डॉक्टर हो चाहे कोई भी हो, इलाज हो जाता है वहां पे। यहाँ पे जापान में मैं इतने लोगों से मिला, ठीक है, अगर उन्हें रूट कैनाल करवाना होता है ना,
बेसिक रूल कैनाल, जिसमें इंडिया में सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपए नॉर्मली लग जाते हैं, और अब आप बहुत ही ज्यादा हाई फाई हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो आपके शायद 20 हज़ार रुपए लग जाए। ठीक है, यहां पे उसी रूट कैनाल के लिए इन्हें 100,000, लगभग इंडिया के हिसाब से 60 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज बताइए ना कि भाई 30% में कितना देना पड़ रहा है। अब ये ज्ञान क्यों पेल रहे हैं कि यहाँ पे 30% ही देना पड़ता है और ये करना पड़ता है। चीजें बहुत सारी हैं बताने के लिए, आप सही चीजें बताइए कम से कम। और दूसरी बात, मैं ऐसे लोगों से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता जो देश छोड़ के दूसरे देश में रह रहे हैं और फिर अपने देश की बुराइयां कर रहे हैं, सिर्फ ये जताने के लिए कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हैं और हमें अपने देश की प्रॉब्लम्स पता है, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। भाई, एड्रेस करना सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप में इतनी ही देशभक्ति है या इतना ही आपको लगता है अपने देश के बारे में, तो आप जो है ना देश में रहिए, सॉल्यूशंस पे काम करिए। इतने तो आप क्वालिफाइड हैं कि आपको जो है ना वहां पे नौकरी मिल जाएगी और आप अपना घर चला लेंगे अच्छे से। ठीक है, और रही बात क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो वो भी आई थिंक तुम मैच कर लोगे, क्योंकि जिस तरीके से तुम कमा रहे हो, जिस तरीके से तुम्हारी नॉलेज है, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तो शायद इतना तो मैं मानता हूं कि आप कमा लेंगे वहां पे अच्छे से। तो थोड़ा उस चीज पे आप करिएगा, रहिए देश में, और जो भी सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे आके, कोई भी हो, एक तो वो जर्मन शेफर्ड वो, ठीक है, उसके अलावा एक बंदा और है जो देश घूमता है और जहां भी उसे मौका मिलता है इंडिया की बुराई करने का, कंपैरिजन करने का, वो कर देता है कंपैरिजन। थोड़े दिन पहले वो चाइना वाइना में था, तो चाइना में वो किसी इलेक्ट्रिक कार में बैठा और उसका पिकअप बहुत अच्छा रहा होगा या जो भी था, और उस पर बैठने के बाद जैसे ही उस कार ने पिकअप लिया तो फिर ज्ञान देता है कि मैं बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स में बैठा हूं, इंडिया में बैठा हूं मैं इलेक्ट्रिक कार में, टाटा नेक्सॉन का बिल्कुल लद्दड़, बिल्कुल बेकार है पिकअप। भाई, टाटा मोटर्स ने कार बना दी, तेरी औकात है तू बना ले और उसका पिकअप अच्छा कर ले, मना कौन कर रहा है इस चीज के लिए। लेकिन इस तरीके से टाटा के लिए बोलना या किसी भी इंडियन कंपनी के लिए बोलना जो एटलीस्ट कंपीट तो कर रही है किसी के साथ, और तुम जैसे चोमुओं की वजह से चीजें इतनी नेगेटिव होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, अगर तुम अपने देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, अगर आपको यह लग रहा है कि यूट्यूब पे आके, यूट्यूब पे वीडियोस बना के आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आप घंटा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम इतना काम तो करिए देश के लिए कि देश आपको एक अच्छे चीजों के लिए याद रखे। इसलिए तो बिल्कुल याद ना रखे कि आप देश विदेश में घूमे और आपकी वजह से देश की बदनामी हुई। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कोई ये ज्ञान देने के लिए आ जाए कि भाई वो तो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं, बाकी फॉरेनर्स को क्या ही समझ में आएगा क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते, मेरा मुद्दा वो है ही नहीं फॉरेनर्स वाला। मेरा मुद्दा ये है जो देश में जो लोग हैं जिनके लिए आप वीडियो बना रहे हैं, जिनको आप एड्रेस करना चाहते हैं, उनके अंदर जो आप वीडियो बना रहे हैं ना, उसकी वजह से कितनी नेगेटिविटी आती है आप एक बार ये सोच के देखिए। वो अपने देश से जो है ना घृणा करने लग जाते हैं कि हमारे देश में तो ये नहीं है, और मिस इंफॉर्मेशन की वजह से, सिर्फ जैसे हेल्थ केयर वाली मिस इंफॉर्मेशन, रोड्स वाली, ड्रेनेज सिस्टम की, ये सब चीजें। ठीक है, तो थोड़ा इन चीजों पे आपको शायद काम करना चाहिए। मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, या मैं कोई इतना बड़ा कोई एनालिस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर समझता हूं कि अपने घर की बातें बाहर नहीं की जाती। अगर घर में प्रॉब्लम है तो उन पर सॉल्यूशन पे काम किया जाता है। एक एक इंसान का नाम मैं जरूर मेंशन करूंगा, मैं आई एम बिग फैन, मोहित। एक यूट्यूबर हैं और वो घूमते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं वो। ठीक है, जब वो इंडिया में होते हैं तो इंडिया की जो अच्छाइयां हैं, जो भी चीज अच्छी है उनके बारे में बात करते हैं, जो चीज गलत है उन पर सॉल्यूशन पे बात करते हैं कि हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको हम इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, हम इसको इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। वो इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा भी जब वो कहीं और बाहर देश में जाते हैं तो वहां पे जो भी चीज अच्छी होती है वो उसके बारे में बात करते हैं। वो करप्शन के बारे में बात करते हैं
कि हमारे देश में क्या चीजें सही हो सकती हैं अगर करप्शन ना हो तो, लेकिन किस तरीके से सही हो सकती है वो उस बारे में भी बात करते हैं। तो ये एक अफर्मेटिव तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। वो कोई तरीका नहीं है कि सिर्फ प्रॉब्लम बता दो उसके बाद भाई आगे का काम सरकार का है, हम तो यूट्यूबर हैं, हमने तो बता दिया और हम रहते हैं विदेश में तो हमारा आप क्या ही बिगाड़ लेंगे कुछ बोल के, है ना। तो थोड़ा अफर्मेटिव तो होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं सच में देश में कुछ चेंज हो या देश कुछ अच्छी चीजें करे, तो आपको चेंज होना पड़ेगा। उसके लिए वहां पे बैठ के एक कमरे में बैठ के या व्लॉग बना के और ज्ञान पेल देने से चीजें सॉल्व नहीं होती है। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है और एक बार आप मेहनत करके देखिए, अच्छा लगता है। इतना वो नहीं है कि आपको सिर्फ इंडिया के बारे में बुराइयां ही करके आपको व्यूज मिलेंगे, आप कुछ अच्छाइयां भी बताएंगे तो व्यूज आपको तब भी मिल जाएंगे। आई होप जहां तक ये वीडियो पहुंचेगी वहां तक लोगों को ये चीज जरूर समझ में आए, और अगर आपने ये आखिरी तक देखी है तो आपको शायद ये चीज जरूर समझ में आए कि देश हमें बहुत कुछ देता है और घर की बातें कभी भी बाहर नहीं बोली जाती। हमारे पिताजी हमें कितना भी मारे, हमें कितना भी सुधारने की कोशिश करें, हमें कितना भी मारे, उसके बाद हम पड़ोस में जाके ये रोना नहीं रो सकते कि हमारा बाप हमें मारता है। और किस लिए मारता है? कि हम पढ़ नहीं रहे। किस लिए मारता है? कि हम ये गलत काम कर रहे हैं। इंडिया में शायद यही प्रॉब्लम है, और इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है ये जो इंडियंस हैं जो बाहर चले गए और एनआरआई बन गए हैं उनमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें ये लगता है कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है तो अब वो उनका घर है नहीं। तो मैं आपको बस 2020 की एक बार याद दिला देता हूं। 2020 में जो हुआ था ना वो बहुत छोटी चीज थी, लॉकडाउन। अगर ऐसा कभी आगे हुआ तो आपको लौट के भारत ही आना पड़ेगा, और जब आप लौट के भारत आएंगे ना तो आपको उसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां की तो आपने बुराइयां करी। तो उसे जो है ना थूक के चाटना कहते हैं। और जितने भी ये व्लॉगर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं उसके बाद ये बुराइयां जो करते हैं, तो भाई घूम फिर के आना आपको भारत में ही है। तो अगर आपको भारत में ही वापस आना है तो उसे थूक के चाटना कहते हैं कि पहले उसकी बुराइयां कर दो उसके बाद फिर वापस वहीं पे आ जाओ। या तो तुम इतनी औकात रखो कि तुम वहां से निकल के अब बाहर ही हो गए और अब तुम्हें भारत से कोई नाता नहीं है, तो जितनी बुराइयां करनी है उतनी करो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि आपका परिवार वहां पे है, आपके भाई बहन वहां पे हैं, आपके माँ बाप वहां पे हैं, तो ये बुराइयां करना छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम बुराई कर रहे हो अपने घर वालों की भी साथ में। तो एट लास्ट सिर्फ इतनी ही विनती है, जितने भी ये व्लॉगर्स हैं या जितने भी एनआरआईज हैं जो वीडियो बनाते हैं कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया पे, भारत को नीचा मत दिखाया करो, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। कोई मेरे जैसा ही मुझसे बड़ा होकर आपको नीचा दिखाएगा और इस लेवल पे दिखाएगा कि आपको कहीं मुंह छुपाने की जरूरत वो नहीं मिलेगी जगह। तो मेरा गुस्सा सिर्फ उन्हीं लोगों से है जो देश को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कमियां हर किसी में होती हैं लेकिन सॉल्व करी जाती हैं, सॉल्यूशन पे बात होती है। आपकी तरह नहीं कि बस उनको एड्रेस करके छोड़ दिया जाए। अगर आप एड्रेस करके उसको सॉल्यूशन भी देते हैं तो समझ में आती है चीजें, लेकिन सिर्फ बुराइयां कर देते हैं उसकी, वो ना मुझे समझ में आता है और मुझे नहीं लगता वो किसी और को भी समझ में आएगा। हाँ, लेकिन उनको जरूर समझ में आएगा जो देश से नफरत करते हैं।